अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर आज आप लोगों से हमने देखा कि न्यूज़ जो आई थी इंडिया की, यानी आप लोगों की, वो ये कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो है एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मतलब कर लेंगे आप लोग ये अफगानिस्तान के लोगों को, तो भी तालिबान को? तो ये क्या है सर? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, हम्म। कुछ चीज़ें इसमें पर्सपेक्टिव में लेने की बात पड़ेगी। अफगानिस्तान में हम ट्रेनिंग हामिद करजाई, अशरफ गनी और उससे भी पहले से करा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई तालिबान के साथ नया इनिशिएटिव नहीं है। हमारी एक बॉडी है ITEC। ये हम्म। ITC जो है, ये करीब 80 कंट्रियों से ज़्यादा में ये ट्रेनिंग के एम्पावरमेंट के काम कराती है। हमारे दोस्तों की, हमारे जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ के सिविलियंस हो, वहाँ गवर्नमेंट के अफसर हो। एक हमारा ICCR भी है जो 120 कंट्रियों से ज़्यादा में प्रेजेंट है, वहाँ भी वो काफ़ी इनिशिएटिव्स देता है। तो ये कोई नया इनिशिएटिव तालिबान के लिए नहीं किया गया, ये इनिशिएटिव पुराना है। करीब अगर मैं दोनों इनिशिएटिव को देखूँ तो 120 कंट्रियों में पॉसिबल है। ITC जो है, इनफैक्ट जो बॉडी की ट्रेनिंग करा रही है, ये ऑलरेडी आरजू जी करीब 80 कंट्रियों में काम करा रही है। और अशरफ गनी साहब और हामिद करजाई साहब के टाइम से ये ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग हमारी एम्बेसी में हो रही है 14 से 18 तारीख तक, मार्च में। और इसका रिक्वेस्ट आया था तालिबान गवर्नमेंट से कि भाई आप हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे फॉरेन सर्विस वालों को, इनको ट्रेन कीजिए ताकि वो थोड़ा इंटरनेशनल डीलिंग कर सके। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये सिविलियंस के लिए भी खुली है, ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। सिविलियन चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया में करीब 80 अफगान के नेशनल्स है, वेरियस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। उनको इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए हमने उनको भी इनविटेशन एक्सटेंड किया है। और उनमें से काफ़ी ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, काफ़ी ये ट्रेनिंग करते हैं। मैंने जैसे बोला 80 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रेवलेंट है। तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से हमने कभी रिलेशन ख़त्म नहीं किया था, एक रिलेशन को टोन डाउन जरूर किया था। हमारा काउंसलेट कभी वहाँ बंद नहीं हुआ। और आप और मैं जो बात करते हैं हमेशा, डिप्लोमेसी में अगर खिड़की दरवाजे बंद करो तो रोशनदान खुले रखे जाते हैं। अब देखिए, 2-3 मूव हुए अफगानिस्तान में अगर आप पीछे देखें। पहला मूव ये हुआ कि ये रिक्वेस्ट तालिबान की तरफ से आया। ये हमारा रनिंग इनिशिएटिव है, तो हमने कहा ठीक है, हम करा देते। देखिए, ट्रेनिंग होगी तो ये लोग अफगानिस्तान के लोगों के लिए भला काम कर पाएंगे। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के लिए हमने 5 लाख इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे थे। फिर जो अफगानी ईरान में, तो उनके लिए 6 लाख वैक्सीन भेजे। अभी 40,000 मेट्रिक टन वीट भेजा। फिर 20,000 मेट्रिक टन वीट हमने छाबार पोर्ट से भेजा, क्योंकि आप लोगों ने फिर उसमें पंगा कर दिया, तो हमने छाबार पोर्ट से भेजा। हमने अफगानिस्तान में दवाइयाँ भेजी, हमने वहाँ कंबल भेजे, हमने वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लैंड इन अफगानिस्तान, ये जानते हो। और अफगानिस्तान में हमारी कमिटमेंट जारी है। अब अगर आप पीछे देखें तो 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। पहले तालिबान ने हमें कहा कि भाई यहाँ करीब 800 प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, कुछ हमारे, कुछ अमेरिकन के, कुछ यूनाइटेड नेशंस के, आप आके इनको पूरा करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ सेनेट वेनेट खोले, उसकी गारंटी हम देते हैं आपके लोग की। तीसरी चीज़ जो आज तक अफगानों ने किसी को नहीं कही, वो कि आप यहाँ आके माइनिंग कीजिए। इंडिया को इनविटेशन, आप यहाँ के माइन कीजिए। आप जानते हैं माइनिंग की इजाज़त उन्होंने आज तक किसी को नहीं दी, हमें वो ऑफर कर रहे हैं। और ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो अब होगा क्या इस ट्रेनिंग से, जो भी लोग हैं दे विल बी एम्पावर्ड, दे विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर। उससे जो वहाँ का गरीब अफगानी है, जो गरीब जिसके साथ हमारी कमिटमेंट है, उसका फ़ायदा होगा। आधे से ज़्यादा अफगानी मेडिकल टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं। हमारे हॉस्पिटल में प्रावधान है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान के टाइम से देखे और अब तक देखे, अफगानिस्तान के साथ हमारी कमिटमेंट है। ये कम ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट फेवरेबल आती है तो बढ़ जाती है, थोड़ी अनफेवरेबल आती है तो कम हो जाती है। पर हमने अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ा नहीं आरजू जी, हम उनके साथ अब भी खड़े हैं। जितना हमसे हो सकता है, जहाँ से हो सकता करें, क्योंकि इस ट्रेनिंग का फायदा भी कॉमन आदमी को होगा। बाकी हाँ, हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और तालिबान ने हमें एक और गारंटी दी है कि तालिबान की ज़मीन अगेंस्ट इंडिया नहीं यूज की जाएगी। और अगर आप ऑन द कॉन्ट्री देखें, आपके जनरल साहब गए थे 2 बार कहवा पीने, और उसके बाद आपके तहरीक तालिबान से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आपके नदीम अंजुम साहब, मैंने देखा पीछे वहाँ पठान बन के गए थे, वो बाल ऐसे करके, सलवार के ऊपर कोट वोट पहन के है, तो पंजाबी पठान बन के वहाँ गए थे कि उनके साथ सुलहनामा करने, वो हुआ नहीं। क्योंकि आरजू जी, मैंने आपके शो पे बोला था, जो ड्रोन उड़ा, जिसने अमल अल जवेरी का खाम तमाम किया, किसी को तो पैसे मिले पाकिस्तान में।
या तो ड्रोन पाकिस्तान की जमीन से उड़ा या पाकिस्तान की एयर स्पेस से का, यही तालिबानी भी कह रहे हैं। यार हमने तुम्हें आने दिया, चाय पिलाई, कहवा पिलाया, और तुमने क्या कर दिया, जवेरी को ही भेज दिया, ड्रोन तुमने यहाँ भेज दिया। और आज आपको याद है इमरान खान नियाजी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम शैकल्स, लिबरेटेड। और आज, और आपके कुछ मुल्ला मौलाना तो ये भी कह रहे थे इंशाल्लाह हम इन तालिबानियों की मदद से कश्मीर फतह करेंगे। अब सवाल यहाँ है, कहवा पीने आप गए, जवेरी की इंफॉर्मेशन आपने, आपका मतलब पाकिस्तान आपसे नहीं है गए, और तालिबान लड़ने आपसे आ रहा, आप मस्जिद में, आपके यहाँ पेशावर में वो हुआ, वो जो हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, राइट, पुलिस लाइंस पे आपके हमला होता है, 8,000 लड़ाके आपके बाहर खड़े हैं, आप उनसे लड़ना नहीं चाहते, और हमें वो माइनिंग के लिए कह रहे हैं, हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने कह रहे हैं, हमें वो ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट भारत, और भारत के साथ लड़ने की तो बात ही छोड़िए, वो तो कहते हैं भारत के साथ रिलेशन चाहते हैं। और अभी तो सर रिकॉग्नाइज तो किसी ने भी नहीं किया है, भारत ने भी नहीं किया अभी तक। नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखिए मैं तो बार कर बार कह रहा हूँ लीजिए ना, आपको, जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर रिकॉग्नाइज भी नहीं कर नहीं लीजिए। देखिए, देखिए रिकॉग्नाइज करने या ना करने का फायदा जो फैसला होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब का होता है, मेरे जैसे लोगों का नहीं होता। नहीं बट नहीं, हाँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि सर फिर हाँ वो नहीं क्यों नहीं हो रहा। नहीं, देखिए हमारी कमिटमेंट की बात हो रही है आरजू जी, कमिटमेंट कहाँ है? कमिटमेंट है अफगानिस्तान के साथ। देखिए अगर ऐसा तो नहीं है ना कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करे तो 40,000 मीट्रिक टन वीट नहीं बेच रहे। अभी 20,000 मीट्रिक टन हमने वीट भेजा है, कहाँ से? चाबार पोर्ट से, जो पाकिस्तान को लगता था कि भाई, देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर से कंधार के बीच सटकी पड़ी थी, कश्मीर आपका रहा नहीं, कंधार से आप निकल गए। अब पीछे एनएसएस की मीट हुई जिसमें पुतिन भी आए थे, चाइना का एनएसए भी आया था, आप गए नहीं वहां पे, वहां अफगानिस्तान डिस्कस हुआ। जो इंडिया में फोरम हुई, टेरर फोरम, उसमें आप आए नहीं, वहां अफगानिस्तान डिस्कस हुआ। कहने की बात यह है आरजू जी, अफगानिस्तान से भी आप निकाले जा रहे हैं। जो आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में कहते थे, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर और कंधार के बीच फंसी थी, वो अफगानिस्तान भी आपका नहीं रहा, कश्मीर तो कभी था ही नहीं, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं। अफगानिस्तान में अब सप्लाईज भी जा रही। पहले आपका लिवरेज क्या था? नेटो के लिए, किसी के लिए, भाई आप यूएस आर्मी के लिए अगर सप्लाई जानी हो पाकिस्तान के थ्रू जानी है। अब छाबहार पोर्ट के साथ हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर अफगानिस्तान में सप्लाई जानी है तो ईरान के थ्रू भी जा सकती है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। अभी एनएसएस की मीटिंग हुई इस पूरे खित्ते की, आपके एनएसएस आप गए नहीं, और आपने कहा ये भारत ने मीटिंग कराई, हम नहीं गए। उसमें चाइना का एनएसए भी आया, अजीत डोवाल साहब ये यूएस होके आए, और व्लादिमीर पुतिन खुद मिलते हैं डोवाल साहब से। यूजुअली पुतिन इज वेरी रैंक कॉन्शियस, मिलते नहीं है, पर उसमें वो मिले। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, माइनिंग की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो, वीट की बात हो, दवाई की बात हो, वैक्सीन की बात हो, इंडिया हैज डोमिनेटेड, एंड इंडिया इज डूइंग इट ये तो विदाउट द है हेल्प ऑफ सर। पाकिस्तान, विदाउट द हेल्प ऑफ सर पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं सर, ये बात तो खैर है कि आजकल इंडिया डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि फिर इसको रिकॉग्नाइज भी कर लेना चाहिए अफगानिस्तान को। मगर सर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए यानी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक न्यूज और चल रही थी कि जी ये कहा जा रहा है कि पीस नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम होना चाहिए, या वो काफी स्ट्रांगली कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन कई जगह ये भी था कि नहीं, ऐसी न्यूज नहीं है, वो तो खैर आपकी अपोजिशन के लोग कुछ और कह रहे हैं। मगर आपके ख्याल से पॉसिबल है कि उनका नाम आ जाए उसमें? देखिए अगर आप मुझसे पूछे मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता नहीं उनसे बेहतर कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जबकि मैं नोबेल प्राइज के बारे में बताऊं, ये स्वीडन के पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियन मिलके बनाते हैं। ये नोबेल प्राइज यूजुअली इज मैनेज मैं बोलूँगा। बट अगर आप दुनिया के स्तर पे देखें, जो मैंने एक वीडियो देखा था इस पे, एक दुनिया के स्तर पे आप देखें, किसी का कमेंट आया था, आज अगर किसी लीडर की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी जी की। कोई लीडर पीस की बात कर वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा मेलोनी जी जब यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था मिस्टर मोदी, उन्होंने तो हैदराबाद हाउस में पूरे प्रेस के सामने कह दिया, मिस्टर मोदी यू आर द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं उस वीडियो में देख रहा था कि अब दुनिया के लीडरों में ये मानता है कि अगर कोई जंग रुकवा सकता मोदी जी, अगर कोई पीस की बात कर सकता मोदी जी, अगर कोई वासुदेव कुटुंबम की बात कर रहा मोदी जी, अगर कोई ग्लोबल साउथ की बात कर रहा मोदी जी, अगर कोई कह रहा है कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है दैट हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द पुअर, वो मोदी जी कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई हमें अपना नहीं पूरी दुनिया का सोचना, मोदी जी कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि जो 50 से 100 कंट्रियों को
चाइना ने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा, उनके लिए हमें सोचना, उन्हें उनसे निकालना। मोदी जी बात करें, अफ्रीका में दवाई पहुंचाने की बात हो, अफगानिस्तान में वीट पहुंचाने की बात हो, कहीं फ्लड टर्की में, आप जानते हैं टर्की हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पर टर्की में एड पहुंचाना, सेकंड बिगेस्ट कंटिजेंट भेजने की बात हो, वो हमें। रशियन यूक्रेनी लड़ाई रोको, हमने कहा। हमने यूक्रेन में बहुत इमदाद भेजी आरजू जी, पर हथियार नहीं भेजे, वो हम कह रहे हैं। और अगर आज कोई दुनिया की बात कर रहा है, आज कोई अफ्रीका की बात कर रहा, कोई साउथ अमेरिकन की बात कर रहा, कोई कैरेबियंस की बात कर रहा, कोई साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा, कोई किसी ने आज ये बोला कि मल्टीलैटरलिज्म हैज नॉट डिलीवर्ड, ये रखने की हिम्मत रखना इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड। और कोई आज कहे कि भाई हमें पूरे दुनिया के बारे में सोचना है, वर्ल्ड वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो इसमें बहुत हिम्मत लगती है। हर कोई नहीं, तो जिसका टाइम आता है हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है। तो ये जो दुनिया में एक बड़ा आउटलुक आया है, ये जो दुनिया में एक बड़ी चीज आई है, बड़ी तब्दीली आई है, ये तो मोदी जी ला रहे हैं। और वो उन्होंने तो शुरू में कहा इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर, इट इज एरा ऑफ पीस। वो तो शुरू से कह रहे यूक्रेन से। देखिए, हमने 150 बिलियन डॉलर का हथियार तो नहीं भेजा यूक्रेन में, भेजने वाला अमेरिका है, भेजने वाला यूरोप है, हमने तो नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं अगर हम, हाँ, हम 200 से ज्यादा कंट्रियों में दवाई जरूर भेजते हैं, 200 से ज्यादा कंट्रियों में। आपके यहाँ भी दवाइयाँ इंडिया से ही आती है, बाय द वे, आपके यहाँ भी दवाइयाँ इंडिया से आती है, वो खानदानों का दवाइयों का दवाइयाँ इंडिया से ही जाती है। बट ये जो दवाइयाँ बनाना, वैक्सीन बनाना, HCQ बनाना, दुनिया भर अपने सैटेलाइट दिया दुनिया भर के लोगों को अपनी आसपास की कंट्रियों को यूज़ करने के लिए, हम अपनी टेक्नोलॉजियाँ दे रहे हैं, हम अपना UPI एक्सटेंड कर रहे हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग दे रहे हैं, टेलीमेडिसिन दे रहे हैं। तो आरजू जी, दुनिया भर की चीज़ें हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, और जो हमारे पास हम तो दे ही रहे हैं। आज तो जापान ने भी हमसे UPI का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगा है, और अब तो ये बात हो रही है कि रुपी इज द ग्लोबल डॉलर, मतलब लेकिन सर इज द न्यू डॉलर। तो अब ऐसे परिस्थिति में ही इज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। देखिए, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी, नोबेल प्राइज मिलने या ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता। पर आज इटालियन प्राइम मिनिस्टर के 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे मेलोनी जी के। एक तो उन्होंने बोला कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, कोई भी अप्रूवल रेटिंग देखिए वहां आते हैं। दूसरा उन्होंने कहा इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब है 90% दुनिया आरजू जी, मतलब मैं 180 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रियों में भी हम G20 हमारे पास है, SCO हमारे पास है, G7 में हमारे बिना कुछ बात चलती नहीं। तो इट इज सो, अगर आप एक कोई बंदा देखे जो इन सब चीजों को मैनेज कर पा रहा है अपने और दुनिया के लोगों का ख्याल रखते हुए, तो आपको एक ही नाम दिखेगा, नरेंद्र मोदी जी का, और को तो कोई दिख नहीं रहा। सो बाय दैट मोस्ट डिजर्विंग जी। लेकिन सर, अगर आप समझते हैं कि वाकई में वही डिजर्व करते हैं, तो फिर सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर, वो भी अमन से होने चाहिए। और फिर आप लोग इतना ज्यादा वेपन ले रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है? अगर आप पीस की तरफ ही रहना चाहते हैं, तो सर वो चीज भी इम्पोर्टेंट रखती है ना, कि चाइना के साथ भी अमन हो और पाकिस्तान के साथ भी। थोड़ा बहुत तो सर बर्दाश्त करना पड़ता है एक दूसरे को। ये आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, और मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। देखिए, अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई थी, ये करीब हफ्ता भर भी नहीं हुआ, रिटन आई। अब की बार बयान नहीं, अब की बार एक रिटन रिपोर्ट आई। उसमें क्या लिखा है? अगर हमें, वी वांट फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। भाई, हमारी रिलेशन पाकिस्तान अगर हमें प्रवोक नहीं कहेगा, वी विल नॉट रिटेलिएट। पर अगर आप, हमने बात की थी आपसे भी शायद आरजू जी, अगर आप US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देखें, और ये जो हमने रिपोर्ट निकाली, अगर पाकिस्तान प्रवोक नहीं करता, हम कोई लड़ाई विड़ाई किसी से नहीं चाहते, ये हमारी रिटन स्ट्रैटेजी है। अगर प्रोवोकेशन आएगा तो रिटेलिएशन आएगा। आप पुलवामा करोगे तो बालाकोट होगा, आप उरी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो हाथ कहीं ना कहीं, बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में, वो प्रवोक करे या ना करे। अगर प्रवोक नहीं करते, आतंकवाद बंद हो जाता, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अब चाइना के साथ हमने क्या बोला? आवर रिलेशन विद चाइना इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चाइना यूनिलैटरली LAC को चेंज करना चाहता। 2 इंसिडेंट हुए, गलवान के और अरुणाचल में। और पाकिस्तान का हमने बोला, पाकिस्तान हमें अननेसेसरी इंटरनेशनल स्टेजेस पे विलिफाई कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को लेके, मुसलमानों को लेके, मुसलमानों का जेनोसाइड, ये वो जो आप जानते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो पाकिस्तान का फेलिशियस मैलिशियस, जो फॉल्स मैलिशियस प्रोपेगेंडा है, ये नहीं रोकता। आपने आतंकवादी नहीं रोकना, आपने ड्रंक की स्मगलिंग नहीं रोकी, बैड टीम्स नहीं रोकी, 50,000 जादी घूम रहे हैं, ये क्या नाम है उसका, आपके टेररिस्टों के जेल में बच्चे हो रहे हैं, आप ये जो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन को आप रेंजर के कमांडो देते हो, तो ये सब चीजें आप कर रहे हो। तो ये सारी प्रोवोकेशन है। अब की बार तो हमने एक नया टर्म यूज किया, नार्को डॉलर, क्योंकि नार्को डॉलर इज अ इम्पोर्टेंट
पार्ट इन दिस होल गेम, बिकॉज विदाउट फाइनेंसिंग टेररिज्म नहीं चलता। तो अगर आप प्रोवोकेशन अगर है, मैं तो आपसे भी पीछे, हमें आपसे कोई लड़ाई की दरकार थोड़ी ना। वैसे आप 4 जन लड़ाइयाँ जी लड़ चुके हो, 4 हार चुके हो, तो 5वीं हमें हरवाने को है, आपको हारने का मौकिफ नहीं होना चाहिए। अब चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स है, अगर चाइना सोचता है यूनिलैटरली LAC को चेंज करेगा, सलामी स्लाइसिंग करेगा, वो नहीं होगा। उसमें ये भी लिखा था कि भाई हो सकता है अमेरिकन इंटरवेंशन की जरूरत पड़े या जो भी पड़े, बट आज ये हमने वो अपना जो मौकिफ है, अपना जो चीजें हमने क्लियर कर ली। अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा, विल रिटेलिएट। अगर चाइना LAC चेंज करना चलेगा, विल रिटेलिएट। देखिए अभी दुनिया में सबसे बड़ा बिल्डअप, इतना बड़ा बिल्डअप 13,000 फुट पे और कोई नहीं है जितना हमारा और चाइना का है। अब आपका सवाल हथियार क्यों ले रहे हैं? देखिए आरजू जी, अभी जो थ्रेट परसेप्शन है वो है पाकिस्तान एज ए न्यूसेंस वैल्यू, थ्रेट परसेप्शन चाइना से है, पर एक 2 फ्रंट वॉर की भी संभावना है। वी कैन नॉट रूल आउट। आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ पावर। अगर आज हमने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं किया होता, आपको लगता चाइना रुक गया होता? आज हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती, आपको लगता चाइना रुक गया होता? आज हमने एक 50 मिसाइलों का टेस्ट नहीं किया, तो आपको लगता चाइना रुक गया? आज हमारे पास S-400 नहीं होता, ब्रह्मोस नहीं होता, सुखोई नहीं होते, राफेल नहीं होता, आपको लगता चाइना रुक जाता? नहीं रुक जाता। चाइना भी उतना ही पावरफुल है ना सर। चाइना, चले पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि आपके मुकाबले में कमजोर है, चाइना तो नहीं है ना। चाइना तो आपसे ज्यादा पावरफुल है। मैं कह रहा हूँ जितनी चाइना के पावर है उतनी पावर हमारे पास है चाइना से निपटने के लिए। इनफैक्ट हमारे पास तो आज इतनी पावर है, हम 2 फ्रंट वॉर भी हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ अ वॉर ऑन राइट, वॉर ऑन लेफ्ट, और मे बी अ 2 फ्रंट वॉर। हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम अब आपका सवाल कि हथियार इतना क्यों ले रहे हो? हथियार लेना पड़ेगा, अपना भी काफी कुछ बना रहे, कुछ ले रहे हैं। इतना ले रहे कि हमारा फायर पावर इतना हो, फायर पावर ही डिटरेंस हो। देखिए आज तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है आरजू जी, भारत से कोई लड़ के आप जीत नहीं सकता, वो चाइना हो या और कोई हो, बिकॉज वी आर अ टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड से आप लड़ाई नहीं जीत सकती, चाइना को भी अच्छी तरह से पता है। खैर पाकिस्तान तो रेस में नहीं आता, बट अगर आज पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ेगा? बिकॉज पाकिस्तान को पता मैं जीत नहीं सकता। ठीक है, जिस दिन ये स्टॉक पाइल इतना हो गया, फायर पावर इतनी हो गई, जिस दिन पाकिस्तान अमेरिका को, पाकिस्तान और चाइना को ये समझ आए कि मिलके भी नहीं हरा सकते, मिलके भी नहीं हरा सकते, तो उस दिन हमारी सेफ्टी बढ़ती है ना। हमारे वेपन्स तो पीसफुल पर्पस के लिए, हमारे वेपन्स आर टू बी फॉर पीसफुल। आज देखिए, आज अमेरिका रशिया पे हमला करेगा? नहीं करेगा। रशिया अमेरिका पे हमला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फायर पावर इतनी है। दैट इज द डिटरेंस। हमारी फायर पावर इज फॉर डिटरेंस, इज नॉट फॉर लैंड कैप्चर। हमें किसी की जमीन नहीं लेनी, हमें किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, बट हमारी जमीन पे किसी की नजर ना उठे, इसका भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। आज 140 करोड़ की सुरक्षा चाइना के रहमो करम पे नहीं हो सकती ना, चाइना के कमिटमेंट पे नहीं हो सकती ना। आज अगर हम खड़े हैं तो अपने बाहुबल पे खड़े हैं, अपने शस्त्र बल पे खड़े हैं। तो आरजू जी, आपने भी तो देखिए, कारगिल हुआ, वाजपेयी जी बस लेके गए और मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। आप तो जानती है क्या हुआ सर उस पे तो सर पाकिस्तान में भी बहुत लोग कहते हैं कि कारगिल वाज अ ब्लंडर, नहीं होना चाहिए था। आप फिर लेकिन अब मैं बताइए, अभी जी मोदी जी रुके थे, शरीफ साहब की बेटी या पोती की शादी थी, पोती की शायद, उसके जी बाद आपने देखा उरी, फिर पुलवामा। तो जब तक ये चीजें होती रहेंगी तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी तो वाजे कर दी है। वी वांट पीस विद बोथ द नेबर्स। देखिए आरजू जी, हमारा टारगेट है 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी आने वाले 50 सालों में। वी आर वर्किंग फॉर दैट, बट वो है ना, जान है तो जहान है, देश रहेगा तो सब सलामत रहेंगे। और अगर मैं अपना डिफेंस बजट देखूं, करीब 400 से 600 आइटम है तो हम इंडिया में बना रहे हैं। हम कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट बाहर से कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर मेकिंग इन इंडिया नाउ। और हम अपने लिए नहीं बना रहे, पूरा अफ्रीका हमारी तरफ देख रहा है डिफेंस के लिए, पूरा साउथ अमेरिका देख रहा है, कैरेबियंस देख रहे हैं, साउथ एशिया देख रहा है। हमारे LCA तेजस की डिमांड तो आपकी करीब अब 14 से 16 कंट्रियों से आ गई। बाय द वे, आपका JF-17 जंग फाइटर अंडर 18 जिसे मैं कहता हूँ, वो 2 कंट्रियों ने लिया था, नाइजीरिया ने और म्यांमार में। अभी मैं टीवी पे डिबेट में था। जी जी जितनी फ्लीट आपकी म्यांमार में पूरी ग्राउंडेड है, पूरी, एक जहाज भी नहीं उठता। अब आपके पाकिस्तान ने बोला हम इंजीनियरों की टीम भेज रहे, पर आरजू जी आपको खुशखबरी सुना दूं, आप जानते हैं वो MiG-35 का चोरी है, चुराई हुई कॉपी है, जिसको रशिया ने अबैंडन कर लिया था प्रोग्राम को। अब JF-17 में आप जानते हैं फ्यूजलाज में क्रैक्स आते हैं, विंग स्पैन में क्रैक्स आते हैं, रडार गिर जाता है, इजेक्शन सिस्टम चलता नहीं, उसमें सारा हथियार चाइना का लगता नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या उसमें, मिड एयर रिफ्यूलिंग नहीं है,
300 से 400 घंटे चलने के बाद उसके इंजन को ओवरहॉल करना पड़ता है। अगर मैं तेजस के देखूं तो ये 4000 किलोमीटर 4000 घंटों बाद होता है, 3000 से 4000 घंटों के बाद होता है, या 300 से 400 घंटे बाद होता है। दूसरी बात, जो इसमें इंजन लगा है वो है रशियन। अभी चाइना ने बोला ये इंजन अच्छा नहीं, हम अपना इंजन बनाएंगे। अब माशाल्लाह चाइना अपना इंजन बनाएगा, खुद ही सोचिए कितना जबरदस्त होगा। और रशिया ने क्या बोला 3 दिन पहले खबर आई थी, वी विल नॉट गिव एनीबडी दिस इंजन। एनीबडी का मतलब है पाकिस्तान, एनीबडी का मतलब है म्यांमार, एनीबडी का मतलब है नाइजीरिया। आपका भी 60-70% JF-17 ग्राउंडेड है, और अगर इसका इंजन नहीं मिला तो स्पेयर नहीं मिलेगा, स्पेयर नहीं मिलेगा तो जब 400 घंटे उड़ाओगे तो फिर आगे करेगा क्या ये जहाज? ये तो ग्राउंड हो गया, ये तो ग्राउंड हो गया। तो मतलब ये चीजें, अब इसीलिए आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया आता है, क्योंकि हमारा तो थ्रेट परसेप्शन है ना, हमें तो अपने लोगों की हिफाजत करनी है। कई बार लोग मुझे पूछते यार आपका इतना $80 बिलियन का डिफेंस बजट है। मैंने कहा मैं $80 बिलियन को 12 से डिवाइड करो और 140 करोड़ से डिवाइड करो, कितना होता पर मंथ? इतने लोगों की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब यूएस का डिफेंस बजट देखे तो $800 बिलियन का, $800 बिलियन का। मैं नहीं कह रहा हमें यूएस से कंपेयर करना चाहिए, बट जो बेसिक मिनिमम हमें डेटरेंस रखनी है अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो भी चीजें करनी है आरजू जी, वो तो करनी पड़ेगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इंडिया को इस रीजन में जो है वो ये कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना ही पड़े, और ये कि पीसफुली सब लोग रहें, चाहे छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, हर एक के साथ एक खास टर्म्स बना के रखना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटजी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वही डायलॉग और डिप्लोमेसी। हम तो चाहते हैं दुनिया में हर इशू डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व हो, बट कहीं बार अगर आप अपनी तोपें, अगर आप अपने जहाज फॉरवर्ड बेसिस पे ले आए, हमें तो जहाज और तोप ही लानी पड़ेगी ना अर्जु जी। आपकी चाइनीज PLA आ जाए तो भारतीय सेना को आना पड़ेगा। और आज मैं बता दूं आपको, ये जो PLA वाले हैं इन्हें तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर की जरूरत पड़ती है, ये 24 घंटे नहीं रह पाते LAC पे। आज इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की, चाइना पीछे चला जाए हम भी पीछे चले जाएंगे। फ्रिक्शन पॉइंट्स थे 3-4 रिजॉल्व हो गए, 1-2 रहते और रिजॉल्व कर ले, क्यों नहीं करता चाइना? क्योंकि चाइना, और चाइना क्या चाहता है, कहता है यार तुम ये LAC भूल जाओ, हम स्लाइसिंग भी करेंगे और तुम हमारे साथ ट्रेड भी करो। ये दोनों चीजें संभव नहीं है। या तो हमने कई बार बोला जो बॉर्डर की हेल्थ होगी वही ट्रेड की हेल्थ होगी। और आपको आरजू जी मैं बताऊं, काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $62 बिलियन का, विच इज ह्यूज, मानता हूँ। पर लोग कहते हैं यार ये सुमित जी क्या हो रहा है। मैं आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ, इसमें केवल 5 आइटम है जो बिलियंस में है, बाकी सब आइटम्स मिलियंस में आ गए। कंपोनेंट लेवल इंडस्ट्री, स्पेयर्स की इंडस्ट्री हमने अपनी खड़ा कर ली, और चाइना को पता है इंडिया उसका 3rd-4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और आने वाले 2-3 सालों में हमें चाइना के साथ कोई ट्रेड डिफिसिट नहीं रहेगा, और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके साथ चाइना के साथ हमारा बिजनेस भी बहुत रिड्यूस हो जाए, ये पूरी संभावना है। इसीलिए चाइना का वैंगी हो या नया क्या नाम है क्विंगांग हो, ये दोनों आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर के, हमें आप बिजनेस करो, बिजनेस बढ़ाओ, ये करो। पर LAC पे बात करना नहीं चाहते, मिलिट्री बिल्डअप पे बात करना नहीं चाहते। जबकि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है, जो बॉर्डर की हेल्थ होगी वही ट्रेड की हेल्थ होगी। और आरजू जी, हम चाइना से काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं, बहुत चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, पर केवल 4 या 5 चीजें जो भी बिलियंस में, बाकी सब मिलियंस में। इससे एक ट्रेंड समझ आती है, आवर डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज डिक्रीज। और आपको मैं बताऊं, ये डिपेंडेंस खत्म हो गया होता है। ये अब भी क्यों है? क्योंकि अगर रशियन यूक्रेनी वॉर नहीं होता, जो यूरोप में, जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, इट्स अ पूरा इकोसिस्टम, पूरा यूरोप का और ये जो वेस्ट एशिया का और ये जो अमेरिका का इकोसिस्टम हिला है। इसीलिए चाइना पे थोड़ी डिपेंडेंस, मतलब ये ट्रेड इतना कम नहीं हो पाया। अगर यहाँ शांति हो जाए तो ये जो ट्रेड है चाइना के साथ, ये कम होगा, और एक डिफरेंट इकोसिस्टम, एक डिफरेंट सप्लाई चेन्स ऑल्टरनेटली दुनिया नहीं बना पाया। दुनिया में पहले कोविड आया, फिर रशियन यूक्रेन वॉर आया, तो पिछले 2-3 साल में तो दुनिया इसी में फंसी है। बाकी हमारा क्लियर है विज़-अ-वी पाकिस्तान, आप प्रोवोकेशन ना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। और चाइना के साथ क्या भैया, अगर तुम सोचते हो तुम्हारे दद्दी मरहूम के सपने में आया था कि ये शहर मेरा और कल वो हो जाएगा, वो सवाल नहीं है। पीस एंड लैंड इज नॉट नेगोशिएबल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन खैर पाकिस्तान तो अभी किसी मूड में नहीं है कि वो जाके जो है वो इंडिया से जाके किसी किस्म की जंग हो या कोई किसी किस्म का भी क्लैश हो। लेकिन हाँ, चाइना की तरफ से जरूर कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।